हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबको पता है कि क्लास 12th में पेपर हो रहे हैं प्री बोर्ड वाले। तो कल है आप लोगों का केमिस्ट्री का प्री बोर्ड एग्ज़ाम। तो उसका सोल्यूशन हम आप लोगों को दे रहे हैं पूरे फुल सोल्यूशन के साथ। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी का है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोलर जली विलेन में विलेय का मोल प्रभाज कितना होगा। देखिएगा, ये फर्स्ट है कि 1 मोलर जली विलेन में विलेय का मोल प्रभाज कितना होगा। तो 0.018 होता है। सेकंड चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है। तो भाई आपका प्लूटोनियम, कैलिफोर्नियम और यूरेनियम, ये सारे के सारे एक्टिनाइड से लड़के होते हैं। बल्कि टर्बियम जो होता है ये आप इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है तथा चतुष्फलक की ज्यामिति। ऑप्शन हो जाएगा NiCl4 का होल डाई नेगेटिव हो जाएगा। बेंजाइल क्लोराइड का ऑप्शन H2PD BSO4 के साथ होने पर क्या बनता है। तो भाई आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा। हिल्सबर्ग अर्बकर्मक कौन सा होता है। तो बेंजीन सल्फोनेल क्लोराइड होता है। जल में विलय विटामिन कौन सा होता है। तो विटामिन C होता है, जो कि जल में विलय होता है। A, E और D और आपका के, ये सारे क्या होते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। को पेपर इंग्लिश में भी दिए गए, जो लोग इंग्लिश मीडियम देख लेना। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग सिर्फ देखते जाओ कि कौन कौन से क्वेश्चन है। सोल्यूशन आपका नीचे सब दिया गया है। देखो यहाँ पर राउल्ट के नियम को समझाइए, इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखिए, नीचे आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिकों के आयुपेशी नियम लिखना। ये 2 दिए गए, आपको आयुपेशी नियम लिखना। नीचे सारा सॉल्यूशन है आपका। एल्किल क्लोराइड की जलीय एल्कोहल के साथ अपक्रिया करने पर अल्कोहल बनता है, जबकि अल्कोहलिक की वजह की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कहते हैं 1 मोलर विलयन की अपेक्षा 1 मोलर विलयन अधिक सांद्रित क्यों होता है। नेक्स्ट है आपका एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन बनाने की क्रियाविधि लिखना है आपको। फिर एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में आप किस प्रकार विभेद करेंगे, किन्हीं 2 रासायनिक परीक्षणों को लिखिए। भाई नीचे सॉल्यूशन दिया गया है। फिर है एल ग्लूकोज समूह तथा एक CHO समूह उपस्थित होते हैं, रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। चलते नेक्स्ट आगे देखते हैं। भाई आगे क्या है। आप 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतने का अनुमान यदि विलयन में विद्युत बनाता है तो अम्ल का संगुणक कितने प्रतिशत होगी। बेंजीन के लिए मोलर अनुमान स्थिरांक आपका दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी धातु के संचरण को रोकने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। फिर नेक्स्ट है, किसी रासायनिक अपक्रिया के आणविकता तथा कोटि में अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोटि की अपक्रिया के अर्धायुकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट है आपका घ का फर्स्ट देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। सेकंड है लैंथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलते नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट 5 का जो का नंबर है वो दिया गया आपका। कोलरॉस नियम को समझाइए। इस नियम से दुर्बल वैद्युत अपघट का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल दिया गया है। फिर आपका न्यूमेरिकल है लास्ट में भी। फिर कारण सही समझाइए कि आपको इतना एक विलयन हरा रंग का होता है, जबकि इतना का विलयन रंगीन होता है। तो ये क्यों होता है आपका आगे बताएंगे। ये सभी त्रिविम समन्वयों की संरचनाएं बनाई, ये भी आपका नीचे क्वेश्चन का आंसर है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्यों को बताइए। तो ये आपके क्वेश्चन रहे। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। फ्रियान तथा टेट्राक्लोरोमेथेन के अनुप्रयोगों को लिखिए। निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो, क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाना है आपको। तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड बनाना है। क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना है। देखते अथवा में दिया गया नाभिक रागी प्रतिस्थापन अवक्रियाएं क्या होती हैं। हैलो एल्केनों में एक अणुक तथा द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अवक्रियाओं SN1 तथा SN2 की क्रियाविधि को समझाइए। देखो भाई, पेपर सोल्यूशन पूरा है हमारे पास, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर आराम चलेंगे तो। देखो भाई नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। लिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइमर टीमन अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया और विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया। फिर अथवा में आपका अल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण अपक्रिया को समझाइए। निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो फर्स्ट है आपका एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल और मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। चलते भाई नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो आगे है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना होता है। यहाँ पर ध्यान देना, तो वहाँ पर आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण ही देना होता है। नंबर नहीं कटेंगे, आप लैंग्वेज लिख देंगे तो, लेकिन नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे तो कोई मतलब नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ रासायनिक समीकरण ही देना होता है। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की एसीटोन नाइट्राइज से कराई जाती है। फिर आगे है आपका एसीटोन को
कंसनट्रेट H2SO4 के साथ आश्रित किया जाता है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल के को कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है। भाई ये आपका हिस्टोरिकल रिएक्शन होती है। फिर अथवा में है आगे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो कैनिजारोव क्रिया, एल्डोल संघनन, इटार्डोव क्रिया, सब पर आपको थोड़ी थोड़ी टिप्पणी प्लस रिएक्शंस लिखनी होती है। आगे आते हैं निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक समीकरण की अपक्रिया की समीकरण लिखिए। मेथेनामीन से एथेनामीन आपको कैसे बनाना है, ये रिएक्शंस लिखना है आपको। बेंजोइक अम्ल से एनिलीन कैसे बनता है, ये रिएक्शंस आपको लिखना है। फिर एनिलीन से बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड बनाने की रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर आ जाते हैं अथवा में। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गैब्रियल थैलीमेट संश्लेषण युग्मन कार्बिलमीन अपक्रिया। सारा का सारा पेपर बहुत ही बेहतरीन है। अब चलते हैं पेपर सोल्यूशन की तरफ। तो देखते हैं पेपर सोल्यूशन देखते, देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम ताकि आपको दिखे आराम से। देखो राउल्ट का नियम था, वहाँ पर आपने देखा था। तो राउल्ट का नियम आपके सामने लिखा। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत घट पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। यहाँ पर आपका P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N दिया गया है। पेपर मैंने खुद से सॉल्व किया है। यहाँ पर आपको लिख देना है कि P0 और माइनस PS ये क्या चीज़ है, तो वाष्प दाब का अवनमन होता है। P0 माइनस PS अपान P0 क्या होता है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है। ये चीज़ें आपको मेंशन कर देनी है तो नंबर नहीं कटेंगे। फिर है स्मॉल n क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या होता है। कैपिटल N क्या होता है, विलायक के मोलों की संख्या होती है। राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग लिखना है तो यह तनु विलयन पर लागू होता है, या वैद्युत अनवघट पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, या अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। इसमें ताप स्थिर होना चाहिए। आप इतना लिख देंगे। 2 नंबर का ही क्वेश्चन था तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था कि संक्रमण तत्व जो है रंगीन यौगिक को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, तो संक्रमण तत्वों के आयनों में डीकक्षक होने के कारण डी संक्रमण की क्रिया होती है। जब इन पर प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण कर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर चले जाते हैं। प्रकाश के एक के बाद शेष प्रकाश पूरक रंग के रूप में दिखाई देता है, जिससे यौगिक रंगीन प्रतीत होता है। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आ जाते गा का फर्स्ट था आपका जो आयुपेसी नेम लिखना था। लिखने में देखो यहाँ पर हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ये इसका नाम हो जाएगा। नीचे वाले को देखा जाए तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड, ये हो जाएगा आपका नीचे वाले का। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घ नंबर था कि एल्किल क्लोराइड की जली के वजह के साथ अपक्रिया पर आयन एक नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है, जिससे प्रतिस्थापन अपक्रिया द्वारा एल्कोहल बनता है। जबकि एल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में एथॉक्साइड आयन C2H5O- एक प्रबल क्षार की तरह कार्य करता है, जो विलोपन अपक्रिया द्वारा एल्कीन बनाता है। तो आपका क्वेश्चन था कि एल्किल क्लोराइड की जली केओएच के साथ अपक्रिया करने पर हल बनाता है, जबकि एल्कोहलिक केओएच के साथ कराने पर एल्कीन बनाता है। तो ये उसका सटीक आंसर है। आप इतना लिख देंगे बस, आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते 3 के क्या नंबर में 1 मोलर अधिक सांद्रित है, क्योंकि इसमें विलय का 1 मोल कुल 1 लीटर विलयन में होता है, जबकि 1 मोल में 1 मोल विलय 1 किलो विलायक में होता है। कम विलायक होने के कारण 1 मोलर की सांद्रता अधिक होती है। आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन के एथीन बनाने की क्रिया विधि लिखना था आपको। तो क्या होता है, सबसे पहले प्रोटॉन का जुड़ना, यानी एथेनॉल अम्ल से H+ लेकर एथिल ऑक्सीनियम आयन बनाता है। देखो नीचे आपकी रिएक्शन बनी हुई है। फिर उसके कार्बोकटायन बनता है। कार्बोकटायन कैसे बनता है कि जल का अणु अलग होकर एथिल कार्बोकटायन बनाता है। देखो यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है। फिर प्रोटॉन का निकलना, अंत में कार्बोकटायन से एक H+ निकलकर एथीन बनाता है। देखो यहाँ पर एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन बनाने की क्रियाविधि मिल जाएंगे। चलते नेक्स्ट आगे देखते हैं। टालन परीक्षण क्या होता है। आपको यह था कि एसीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंट था, में भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। तो वहाँ पर देखो आपका एसिटल्डिहाइड, हाँ भाई ऐसे ही था। तो कोई परीक्षण भी देने थे तो आप परीक्षण के थ्रू रिएक्शंस दे दो और उसी में आपका डिफरेंट हो जाएगा। 2 नंबर के लिए इतना काफ़ी होगा। टालन परीक्षण क्या हो जाएगा भाई,
एल्डिहाइड को टालन अपक्रमक के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण यानी चांदी की चमक बनती है, जबकि एसीटोन में क्रिया नहीं होती है, मतलब एसीटोन टालन अपक्रमक नहीं देता है, टालन परीक्षण नहीं देता है। देखो नीचे रिएक्शंस दी गई है, आप रिएक्शंस को पढ़ लेना और लिख देना भाई, बिल्कुल सही पेपर है। फिर फेलिंग विलेन यानी फेलिंग परीक्षण क्या होता है, तो एसिटाल्डिहाइड को फेलिंग विलेन के साथ गर्म करने पर लाल अवक्षेप मिलता है, लेकिन एसीटोन यह परीक्षण नहीं देता है। तो यह डिफरेंट प्लस परीक्षण प्लस रिएक्शंस आपसे जैसा क्वेश्चन में कहा गया था, आपको मिल गया है, मिला होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। ग्लूकोज में 5 OH समूह की पुष्टि आपको करना है एक रिएक्शन के थ्रू। यहाँ पर देखो कि ग्लूकोज को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनाता है, जिससे यह पुष्टि होती है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। आपको ये रिएक्शन लिखनी होगी, तभी आपकी पुष्टि मानी जाएगी, और ये थ्योरी भी आपको लिखनी होगी। ग्लूकोज में CHO ग्रुप की पुष्टि कैसे करना है, तो आपको Br2 जल के साथ दुर्बल ऑक्सीकारक लेना है और उस पर आपको ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होगा। यह होगा आपका CHO की पुष्टि कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये आपका न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल को अगर हम समझाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग पढ़ लेना, और अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करना और हम उसका आंसर दे देंगे आपको कि कहाँ पर क्या चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था संक्षारण। संक्षारण क्या है, वायुमंडल की नमी एवं ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे संक्षारित उत्पाद में परिवर्तित होती जाती है। धातुओं की इस तरह नष्ट होने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है भाई, दो विधियाँ लिखनी है। तो भाई 2 विधियाँ हैं, धातुओं की सतह पर परत चढ़ाकर और दूसरा विद्युत लेपन द्वारा। थोड़ा थोड़ा सा इसमें आपको लिखना भी होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था। आगे चलते हैं, हमसे पूछा गया था प्रक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। तो देखो यहाँ पर आपको हमने प्रांतिक मान होता है कौन सा, आणविकता वाला, और कोटि क्या होती है, प्रायोगिक मान होती है। आणविकता शून्य भिन्नात्मक फिर ऋणात्मक नहीं होती है, जबकि कोटि हो सकती है। इसे क्रियाविधि द्वारा ज्ञात करते हैं और इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। आणविकता केवल सरल अपक्रिया की ज्ञात की जा सकती है, और कोटि जो है आपकी सरल और जटिल दोनों प्रकार की अपक्रियाओं का ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रथम कोटि की अपक्रिया के अर्धायु काल के लिए व्यंजक। तो देखो आपका प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है, ये होती है। फिर इसमें अर्धायु की बात कही गई तो T=T½ कर देना है आपको, और x= क्या कर देना है, a/2। ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया और अर्धायु काल के बीच में संबंध क्या है, वही चीज आपको लिखना था यहाँ। घ नंबर का फर्स्ट है कि पोटेशियम परमैग्नेट बनाने की विधि। तो पोटेशियम परमैग्नेट बनाने की विधि है पायरोसोलाइट, मतलब कि पायरोलुसाइट। MnO2 को KOH के साथ गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नेट बनाते हैं, जिसका अम्लीय माध्यम में जाक्सीकरण करने पर पोटेशियम परमैग्नेट प्राप्त होता है। देखो ये रिएक्शंस लिखी हुई है, इस रिएक्शन को आपको लिखना होगा। ये होती है बनाने की विधि। फिर है लैंथेनाइड आकुंचन था आपका। तो लैंथेनाइड आकुंचन अगर सरल भाषा में देखें तो जो उसका परमाणु क्रमांक बढ़ने और घटने में जो उसके देखो देख लेते हैं ना। लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु और आणविक त्रिज्या में होने वाली क्रमिक कमी को लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। इतना लिखने में आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा और लिखना होगा। इसका मुख्य कारण 4f इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है, जिससे बढ़ता हुआ नाभिकीय आवेश बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अधिक मजबूती से खींचता है और आकार छोटा हो जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है भाई, लैंथेनाइड आकुंचन कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कोलरॉस का नियम आपसे पूछा गया था। तो भाई कोलरॉस का नियम आपको लिखना होगा। कोलरॉस के नियमानुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत क्षमता पर मोलर चालकता 2 मानों का योग है, जिसमें एक मान धनायन पर तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। देखो यहाँ पे हम इनफाइनाइट = 1/n लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा 1/n लैम्डा माइनस, यहाँ पर भाई माइनस लगा हो अगर दिख ना रहा हो तो इनफाइनाइट। इन यहाँ पर आपको क्या है मेंशन करना होगा, आयनों की संख्या है। कहे पे m इनफाइनाइट क्या है, अनंतता पर मोलर चालकता है। लैम्डा प्लस इनफाइनाइट क्या है, धनायन की अनंतता पर मोलर चालकता होती है भाई। और लैम्डा माइनस इनफाइनाइट क्या होता है कि तो ऋणायन की अनंतता पर मोलर चालकता होती है। फिर आ जाओ तो उसमें कहा गया था कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट का वियोजन स्थिरांक कैसे निकालेंगे। तो इसमें होता है वोस्ट-वाल्ट के नियमानुसार आपका ये हो जाता है यहाँ पर Kc = α² V 1 - अल्फा। अब आपको पता है V = क्या होता है, 1/c होता है। तो अगर मान रखेंगे यहाँ पर ऐसे प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर Kc क्या है आपका एक कांस्टेंट होता है, तो इसलिए इसको हटा करके हम प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना और आगे बढ़ते हैं। से ही रिलेटेड था जो अभी हमने आपको बताया था।
वियोजन की मात्रा क्या होती है, अल्फा इक्वल टू दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत अनंतता पर सीमांत मोलर चालकता, वो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस में दी गई है। तो बस मान रख करके आपको पुटअप करना है। यहाँ पर अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो आपको परसेंटेज में वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। सक्रियण ऊर्जा के बारे में पूछा गया। तो सक्रियण ऊर्जा क्या होता है कि अपकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा। इसे ईए से प्रदर्शित करते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन कहा गया था, अभिक्रिया का वेग आपसे कहा गया था कि 4 गुना हो जाता है। तो K2/K1 क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। फर्स्ट टेम्परेचर और सेकंड टेम्परेचर आपको दिया हुआ था। गैस नियतांक भी आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, दिया गया था। log 4 की वैल्यू भी दी गई है आपको। फिर अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है आपका, log K2/K1 EA/2303 R और ब्रैकेट में आपका हो जाता है T2 - T1/T1 × T2। भाई फार्मूला और जैसा मैंने किया है ऐसा ही आपको पेपर में करके आना है। नंबर आपके नहीं कटेंगे यहाँ के लिए और प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों के लिए। फिर देखो आपको वैल्यू पुट कर देनी है इसमें, बस आपका मान इतना आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ये था कि इसमें H2O रंग जो है हरा क्यों दिखाई देता है और बल्कि ये वाले का रंग जो है रंगहीन क्यों होता है। तो देखो यहाँ पर H2O एक दुर्बल लिगेंड है जिससे NI डाइपॉजिटिव के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं। दृश्य प्रकाश पड़ने पर इसमें DD संकरण होता है जिसके कारण यह हरा दिखाई देता है। अभी आपको थोड़ा पहले बताए थे इसके बारे में, जबकि इतने में CN-1 लिगेंड्स दुर्बल प्रबल लिगेंड्स होता है जो सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है भाई, युग्मित कर देता है। आप सबने VBT पढ़ा होगा, वहीं से ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप लोग थी। तो आपकी एक तो ये हो जाएगी, देखो यहाँ पर Cl यहाँ पर Cl दोनों अपोजिट साइड में, इसलिए इसको क्या कहेंगे भाई, ट्रांसफॉर्म कह देंगे। फिर आपको पता है En आपका क्या होता है, द्वितंतुक लिगेंड होता है। इसलिए क्या होगा भाई, यहाँ पर मिरर इमेज भी इसकी बन जाती है। तो यहाँ पर देखो एक डी समवाय हो जाता है, एक एल समवाय हो जाता है। तो इसको भी आपको लिख देना है। फिर न्यूक्लिक अम्ल आपसे पूछा गया था। न्यूक्लिक अम्ल वे जैविक अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिक में पाए जाते हैं। सूचनाओं को संचित करने और उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, DNA और RNA। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंट आपको बताना था। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, शर्करा और नाइट्रोजन युक्त क्षारक से जुड़ने पर बनते हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट से मिलकर जुड़ने से मिलते हैं। और फिर यह न्यूक्लियोटाइड का पूर्ववर्ती होता है, बल्कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, ये न्यूक्लिक अम्ल का संरचनात्मक इकाई होता है, यानी DNA या फिर RNA का। फिर जो है न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार से, और न्यूक्लियोटाइड आपका क्या होता है, शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार होते। तो भाई देखो आनुवंशिकता का संचरण होता है। DNA जो है न्यूक्लिक अम्ल में तो DNA होता है। तो DNA माता पिता के गुणों और विशिष्टताओं को अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण। तो कोशिका में प्रोटीन बनाने का निर्देश DNA में होता है, जबकि RNA पर निर्देश को पढ़कर प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ठीक है। फिर आगे है कोशिका विभाजन। कोशिका के विकास और विभाजन के लिए न्यूक्लिक अम्ल अनिवार्य होता है। फ्रियान था आपका, आगे बताने थे आपको। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके अलावा इसका उपयोग एनिसोल स्प्रे में फ्यूम जैसे गद्दे के निर्माण में प्रोद्योदक के रूप में किया जाता है। टेट्राक्लोरोमीथेन का अनुप्रयोग अगर देखा जाए तो यहाँ पर यह उद्योगों में तेल, वसा और मोम के लिए एक प्रभावी विलायक है। साथ ही इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में पायरीन के नाम से और दवाओं के संश्लेषण में किया जाता है। तो ये हो जाते हैं इसके अनुप्रयोग। आपको इतना लिख देना है, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इसने क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल आपको बनाना था। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से सबसे पहले आपको फिनॉल बनाना होगा। फिनॉल बनाने के लिए क्या करना होगा आपको कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर करना होगा। तो आपको क्या मिलेगा, फिनॉल बनेगा स्टेप फर्स्ट में। और सेकेंड स्टेप पर आपको करना होगा फिनॉल की अपक्रिया कंसनट्रेट HNO3 के साथ कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करेंगे तो आपको बनेगा पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। तो भाई ये रिएक्शन आपको अगर समझ में ना आ रही हो तो भाई फर्स्ट स्टेप ये है आपका इतना, और सेकंड स्टेप फिर ये है आपका कंसनट्रेट HNO3 के साथ और कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन की गई है। तो ये आपका बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से बना हुआ है भाई कि आपका यहाँ पर OH है और दूसरे
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल आप लोगों ने पढ़ा था। यही क्या होता है भाई, फिर वो पिक्रिक एसिड होता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या था कि नेक्स्ट आपसे कहा गया था तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड बनाना था। तो देखो यहाँ पर भी रिएक्शन थोड़ी क्लियर तो नहीं है, लेकिन रिएक्शन दिख रही है। यहाँ देखो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन की गई है, गर्म किया गया है तो 2 मिथिल प्रोपीन बना है ना है। SBr के साथ किसी पराक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं। तो आपको पता है SBr का योग अगर पराक्साइड की उपस्थिति में होता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल से होता है। तो बस एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल से आपको लगा देना है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड आपको मिल जाएगा। रिएक्शन देख लेना, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, यानी ये कौन सी रिएक्शन है भाई, वुड्स रिएक्शन होती है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाने की। तो देखो क्लोरोएथेन से साथ करा देना, जो कि वुड्स रिएक्शन कहती है, तो आपका ब्यूटेन बन जाएगा। फिर देखो इसी में अथवा दिया था हमने, अथवा का भी सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन आपको पेपर में अथवा वाला या फिर वो दोनों में से कोई एक ही करना होता है। तो यहाँ अथवा का देख लीजिए, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अवक्रिया क्या होती हैं। तो आपका देखो यहाँ पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अवक्रिया वह अवक्रिया है जिसमें एक ऋणात्मक एसिड या इलेक्ट्रॉन धनी समूह, यानी नाभिक रागी जिसे कहा जाता है, कार्बन के साथ जुड़े एक दुर्बल समूह को हटाकर खुद जुड़ जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, पहली SN1 अवक्रिया होती है, दूसरी SN2 अवक्रिया होती है। फिर है आपका हेलो एल्केनों में 1 अणु तथा 2 अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अवक्रियाओं की क्रिया विधि आपको लिखनी थी। तो यहाँ पर देखो क्रिया विधि आपकी दी गई है, SN1 अवक्रिया की क्रिया विधि, तो आपको याद रखना पूर्ण होती है। फर्स्ट में क्या होता है कि कार्बोधनायन बनता है और सेकेंड में होता है कार्बोधनायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कि किसी नाभिक रागी का। तो देखो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आपको SN2 अवक्रिया दी गई है, और SN2 अवक्रिया में क्या खास बात होती है कि ये एक ही पद में पूर्ण होती है, और इसमें होता है पश्च आक्रमण होता है। और जबकि SN1 में क्या होता है, आगे साइड से आक्रमण होता है, पश्च साइड से आक्रमण नहीं हो सकता क्योंकि उसमें त्रिविम बाधा ज़्यादा हो। क्या होती है, तो भाई क्लोरोफार्म की NaOH और फिनॉल के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर अवक्रिया कराने पर सैलिसिलडिहाइड का सोडियम लेवल प्राप्त होता है। प्राप्त मिश्रण का HCl के साथ अवक्रिया कराने पर सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। देखो भाई नीचे रिएक्शन आपको दी गई है, इस रिएक्शन को पढ़ लेना और समझ लेना, ना समझ में आए उसका सलूशन बता देंगे आपको, ठीक है। क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसे एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। में एक चीज़ आपको लिखा है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना सोडियम फिनॉक्साइड को। तो यहाँ पर देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, फिनॉल से। तो भाई फिनॉल से पहले हमको सोडियम फिनॉक्साइड बनाना होता है, बनाने के बाद इस रिएक्शन को लिखना होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ हो रही है। अगेन जब ये साल्ट बनता है तो फिर क्या होता है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शंस की जाती है, फिर आपका सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये कोलेबे अवक्रिया में करना नहीं है आपको, राइमर टीमन में आपका सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होना है, और कोल्बे अवक्रिया में आपका सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होना है। भूलना नहीं है आपको, इधर उधर नहीं करना, ढंग से अच्छे से पढ़ना है। फिर है विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन। तो क्या होती है भाई, इसमें तो साफ है आपका कि ईथर ही प्राप्त होना है। एल्किल हैलाइड की क्रिया जो है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करानी है। तो आपका यहाँ से Na और यहाँ से X आपका निकल जाता है, बन जाता है डाईएथिल ईथर। या फिर चलते हैं आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरोन अनाक्सीकरण, यह आपकी रिएक्शन जो है कि एल्कीन की अवक्रिया H2S6 THF एवं हाइड्रोजन परऑक्साइड या OH- की उपस्थिति में कराने पर आपका प्रति मार्कोनिकॉफ यानी एंटी मार्कोनिकॉफ से एल्कोहल प्राप्त होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल आपको यह कहता है कि हाइड्रोजन मतलब H2O का हाइड्रोजन उसके पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, कहाँ, एल्कीन में। तो इस बात को आपको याद रखना है और बस। फिर एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1। तो आपको याद रखना है कि ये कौन सी रिएक्शन होती है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की रिएक्शन होती है। अगर प्रोपेन 1 की बात कर रहा मतलब आपको इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करानी होगी। तो नियम आप सबको आता होगा क्योंकि अच्छी खासी रिएक्शन है। देखो यहाँ पर क्या है कि
एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन आपको फॉर्मल्डिहाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है, जिसका पुनः आपको क्या कराना होता है, जल अपघटन कराना होता है। फिर आपका क्या मिल जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल मिल जाएगा। नीचे देखो क्वेश्चन आपका सेम है, ऐसे ही कुछ है कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल का मतलब क्या है कि दूसरे नंबर पर मेथिल मिल रहा है, यानी कि आपको कीटोन के साथ रिएक्शन करानी होगी। क्या करना है कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अपक्रिया कीटोन के साथ कराने पर डाई ईथर की उपस्थिति में कराने पर आपको एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है, जिसका पुनः आपको क्या करना होता है भाई, जल अपघटन करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, नाम वाम आपको पढ़ के जाना है, नाम जरूर लिखना है। प्राप्त हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। चलते आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या है भाई आपके पास। तो 7 के का नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अपक्रिया एसीटोनाइट्राइल से कराई जाती है। एसीटोनाइट्राइल का मतलब है कि आपका मेथिल साइनाइड, ये मतलब होता है आपका। तो इसके साथ रिएक्शन कराना है आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो आपका माध्यमिक यौगिक बनेगा, और फिर से आपका जो भी बनेगा उसका क्या कर देना है, अम्लीकरण कर देना है, यानी कि अम्लीकृत कर देना उसे। लगा हुआ ना ये भाई गलत है आपका, इसको नहीं लगाना। मैंने इसको सेकेंड स्टेप पर यहाँ से फिर से स्टार्टिंग से कर दिया, तो आपका क्या बन गया है, एथिल मिथिल कीटोन, यानी क्या बनेगा आपका, कीटोन बनेगा। फिर क्या होता है कि एसीटोन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आश्रित किया जाता है। देखो यहाँ पर ये रिएक्शन जो है ना, आप इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आप जैसे समझ पाएँ वैसा लिखें, लेकिन हमारा सुझाव है कि आप इस तरीके से इस रिएक्शंस को लिखिएगा। देखो ये भी आपका कीटोन है, ये भी आपका एसीटोन है, और ये भी आपका एसीटोन है। एसीटोन के 3 मोल लेने हैं आपको और बेंजीन संरचना जैसी बनानी है, यानी क्या बनाना है आपको, 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन, जिसे क्या कहा जाता है भाई, मेसिटिलीन कहा जाता है। नाम आपको ज़रूर लिखना है और याद रखना है, गलत नहीं करना है। आगे चलते भाई, एसिटिक अम्ल को कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है। तो ये भाई आपकी एस्टेरिक रिएक्शन होती है। एथिल अल्कोहल की रिएक्शन आपको एसिटिक एसिड के साथ कंसनट्रेट H2SO4 के साथ कराने पर एथिल एसीटेट यानी एस्टर प्राप्त होता है। फिर आ जाते हैं कैन-इज़ारो अपक्रिया, जो अथवा में क्वेश्चन था, लिखना था, टिप्पणी लिखनी थी। तो देखो यहाँ पर कैन-इज़ारो अपक्रिया क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन हीन एल्डिहाइड की अपक्रिया, याद रखना इस शब्द को, ये हीन होता है भाई। और फिर आपको ये रिएक्शन लिख देनी है, इस अपक्रिया को लिखना है। एल्डिहाइड के 2 मोल आपको लेना है, सेम फॉर्मल्डिहाइड हो सकते हैं, तो उसके 2 मोल लेने हैं आपको। NaOH के साथ रिएक्शन कराना, तो 1 मोल का ऑक्सीडेशन और 1 मोल का रिडक्शन हो जाता है। 1 मोल के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट मिल जाता है। 1 मोल के रिडक्शन से आपको मेथिल अल्कोहल मिल जाता है। नेक्स्ट है एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन में क्या होता है भाई, एल्डिहाइड के 2 मोल आपको लेने होते हैं, इसमें सेम एल्डिहाइड के 2 मोल ही लेने होते हैं आपको, और अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए, मतलब अल्फा हाइड्रोजन इसके पास होना चाहिए। डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराते तो आपको एल्डोल प्राप्त होता है। देखो एल्डोल ऐसा प्राप्त होता है, ये H जो है इसके पास चला जाता है, ठीक है, ये ऐसे प्राप्त होता है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल भी कहा जाता है। फिर से देखो इसका क्या होता है, तन अम्ल के साथ गर्म करने पर असंतृप्त एल्डिहाइड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्डिहाइड देने का इसका आशय है। तो ये देखो जब ऐसा होता है ना, तो एक होता है आपने साइड्स-ऑफ रूल पढ़ा होगा आपने। साइड्स-ऑफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ से जो H है और एक H यहाँ का OH और एक H यहाँ का निकल जाता है, और यहाँ का जो सिंगल बॉन्ड है ये जाकर के यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है। देखो ऐसा, तो ये असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। ये होता है आपका एल्डोल संघनन, सिंपल सी लैंग्वेज में। आ जाते इटॉड रिएक्शन क्या होती है। तो भाई इटॉड रिएक्शन में क्या होता है कि टैलून की अपक्रिया आपको क्रोमिल क्लोराइड के साथ करानी होती है, तो भूरा संकुल एक प्राप्त होता है, यानी कि आपको कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है जिसका कलर ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन आयन के साथ आपको क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। याद रखना है इस रिएक्शन को। आगे चलते हैं मेथेनेमीन से। ये रिएक्शन लंबी आपको दिख रही होगी, बिल्कुल अच्छी है, एकदम सरल है। देखो मेथेनामीन को आपको फर्स्ट क्या करना है, तो फर्स्ट आपको इसको अल्कोहल में चेंज करना होगा। अल्कोहल में चेंज करने के लिए आप इसे HNO2 के साथ रिएक्शन कर देंगे, अल्कोहल में आपका चेंज हो जाएगा। फिर PCl5 के साथ आप क्लोरोमेथेन में बना लेना, फिर KCN के साथ आप मेथिल साइनाइड बना लेना। उसके बाद आप इसका अपचयन करना है, कोई ऐसा अपचायक लेना है। तो देखो LiAlH4 जो स्ट्रॉन्ग वो होता है आपका रिएक्टेंट होता है, यानी अपचायक होता है। तो ये क्या करेगा, एथेनामीन में से कन्वर्ट कर देगा और आपका एथेनामीन बन जाएगा, यानी मेथेनामीन से एथेनामीन बनाने की
ये रिएक्शन एकदम इजी है, बस इसे आप स्टेप बाय स्टेप याद करना। पहले आपको SnO2 के साथ रिएक्शन करानी है, मिल जाएगा, KCN के साथ साइनो मिल जाएगा, फिर आपको अपसेंट करा देना है, एथेनामीन मिल जाएगा। बेंजोइक अम्ल से एनेलिन कैसे बनाना है, तो वेरी सिंपल रिएक्शन है। इसमें लिखा था केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, इसलिए हम केवल रासायनिक समीकरण लिखे हैं आपके लिए। बेंजोइक अम्ल की रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर आपको एनेलिन मिलने वाला है। भाई देखो, याद रखना कि ये जब भी होता है आपका N2 निकलता है, N2 आप निकाल देना, अगर ये है तो आपका CO2 निकलता है, जो भी बचेगा उसको आप लिख देना है, एनेलिन आपका बन जाएगा। एनेलिन से बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड, तो भाई एंजीन की रिएक्शन आपको कराना है NaNO2 और HCl के साथ, टू यानी 0 से लगभग आपको 5 डिग्री सेल्सियस तक करा देना है, तो आपको बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड बन जाता है और NaCl, और साथ में आपको वाटर मिल जाता है। फिर अथवा में क्वेश्चन था गैब्रियल थैलेमेट सेंसेशन रिएक्शन आपको लिखनी थी, टिप्पणी लिखनी थी इसमें। तो इसमें क्या होता है भाई, हम ऐसे बता रहे हैं, लैंग्वेज से आपको एल्कोहलिक KOH के साथ कराना है तो पोटेशियम थैलेमेट प्राप्त होता है। फिर इसकी अगेन एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराना है तो आपको N-एथिल थैलेमेट प्राप्त होगा, यानी जो भी आप एल्किल लोगे वही करने से अम्लीकृत कर देना, यानी किसी एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन कर देना, तो आपको थैलिक अम्ल और मेथिल एमीन प्राप्त हो जाना है। ये सिंपल सी रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमेट सेंसेशन, ईजी है, कोई देख के डरना नहीं है, पढ़ना है इसको। फिर आ जाओ युग्मन अवक्रिया में, तो युग्मन अवक्रिया देखो हम बता रहे हैं बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आपको फिनॉल के साथ कराना, किसी बेस की उपस्थिति में यानी किसी क्षार की उपस्थिति में, आपको मिल जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इस तरीके से आपको इसको लिखना होगा, यहाँ से आपका HCl निकल जाएगा, बचे हुए को जोड़ के लिख देना है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन आपका बन जाएगा, और HCl आपका एमीन अवक्रिया। जब एक प्राथमिक एमीन, देखो यहाँ पर 1 डिग्री एमीन के लिए सिर्फ और सिर्फ कार्बिल एमीन अवक्रिया होती है, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करानी है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, जैसा हमने किया है सेम आपको ऐसा ही कर देना है, हो जाएगा आपका काम खत्म। यहाँ पर देखो आपका RNC बन जाएगा, और यहाँ का H2 और एक यहाँ का H और यहाँ के 3 H और 3 O मिल करके आपका 3H2O बन जाएगा, और यहाँ का KCl 3 KCl आपका निकल जाएगा। देखो वेरी सिंपल रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन से डरना नहीं है, आपको पेपर में सॉल्व करना है। तो भाई क्लास हुई ख़त्म, पेपर सोल्यूशन हुआ आपका ख़त्म। तो अगर भाई आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कोई बेहतर मेहनत की है, ईमानदारी से की है, तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट भी करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी प्रॉब्लम हो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।